कूड़े में सास बहू। रामपुरा गांव के प्रांगण में आज दुखद मंजर छाया हुआ था। चारों ओर गांव के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। भीड़ के बीच खड़ा लोभी लाजपत कहता है, अरे आज मैं तुम सास बहू की एक नहीं सुनने वाला। अब तुम्हारे इस घर और इसके भीतर पड़े एक एक सामान को कबाड़ में बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो लाला। हम सास बहू को थोड़ी मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा देंगी। लालची लाजपत घमंड से भौहें चढ़ाकर उन्हें झड़पते हुए कहता है, अरे 7 जन्म में भी तुम भिकारन सास बहू से मेरे पैसे नहीं चुकाए जाएं। दाने दाने के तो लाले पड़े हैं तुम्हारे। तकरीबन 6 माह पहले मालविका और सुनंदा के पति पर जैसे शनि की 7.5 भारी पड़ गई। वो दोनों सड़क दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद सास बहू के जीवन की दशा तितर बितर हो गई। आज घर से बेघर होना पड़ा। दोनों जेठ की भीषण तपन में दर दर भटकने लगते हैं। माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू दर दर की ठोकर खा रही हैं। काम की भी बात नहीं बनी। आज की रात कैसे कटेगी? कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों सास बहू के कदम कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। अब और कोस की दूरी नापना मेरे भरसक की बात नहीं। आज की रात यहीं काटते हैं। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर सो जाती हैं। तड़के सवेरे ही दोनों की आंख खुल जाती है। कूड़ेदान के कचरे में पड़े ढेर को देख मालविका कहती है, माँ जी, इस कूड़ा घर के भीतर से कितनी बू आ रही है। सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सोच बहू, जो बूढ़ा इंसान इस कूड़े के ढेर के बीच खड़ा होकर बरसों से हर भोर उस कूड़े को दुर्गंध को झेल रहा है, उसका क्या? दोनों सास बहू एक टक कूड़े के बीच खड़े शख्स को निहारने लगती हैं। तभी वो एकाएक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम सुनंदा है और ये मेरी बहू मालविका है। हमारे पास ना कोई काम है ना ठिकाना। मेरे पास काम तो है, मगर क्या तुम सास बहू कर पाओगी? काका, पेट की आग बुझाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे संग जुट जाओ। तो क्या हमको इस कूड़े खत्ते के बीच काम करना होगा? इस कूड़ा करकट के बीच जितनी भी प्लास्टिक दिखे उसे बीनकर अलग कर दो। गरीबी की मार झेलकर कूड़ेदान में पहुंची सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में बिखरे कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि चुनकर उन्हें बोरी के भीतर भरकर तैयार करती हैं, जिसे सुखराम भंगार वाले को बेच आता है। ये लो। ये पैसे कैसे? ये तुम सास बहू के हक की कमाई। आजकल के अस्त व्यस्त लोग जाने नहीं कितना वो कूड़े में प्लास्टिक इत्यादि फेंकते हैं। वही हम कूड़े वालों के कमाई का स्रोत बना है। ये कूड़ेदान तो खजाने की खान है। चल बहू, इस कूड़े के ढेर में घर बनाने का जुगाड़ खोजते हैं। माँ जी, हम यहाँ रहेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है बहू। इस घड़ी ये कूड़ा घर ही अंतिम आसरा है। दोनों सास बहू कूड़ेदान की खोजबीन करती हैं, जहां उनको एक पुराना तिरपाल और कुछ लकड़ी के तख्त दिखाई देते हैं, जिससे वो कूड़ेदान से सटा एक आसरा बनाकर रहने लगती हैं। आज सर पर ये तिरपाल की छत आ गई, कल पक्की छत भी जरूर होगी। अगली सुबह सास बहू भोर को उठकर कूड़े की छटाई करके उन्हें कंधे पर लादकर भंगार के यहाँ बेचने पहुंच जाती हैं। माँ जी, वो देखिए, सामने भीखू कबाड़ वाले की दुकान है। अरे ओ कबाड़ी वाले भाई, जरा जल्दी से ये तौल कर बताओ कितना है? अरे कुल मिलाकर एक बोरी में 55 किलो कबाड़ है। किलो के भाव से बोले तो एक बोरी का हुआ 555 रुपया और 2 बोरी का 1110। कबाड़ी वाले से मिले पैसे को लेकर दोनों सास बहू कूड़ेदान वापस आ जाती हैं। माँ जी, यकीन होना मुश्किल है ना कि जो पैसे हम गिन रहे हैं वो इस कूड़ेदान की देन है। हाँ बहू, अब तो जल्दी से सांझ को कूड़े की गाड़ी आए और कूड़ेदान में कूड़ा भर जाए, ताकि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर बैठी कूड़े से भरी गाड़ी के आने की बाट जो रही थी। जैसे ही कूड़े वाला कूड़ा घर के भीतर कूड़ा उड़ेल कर जाता है, दोनों सास बहू कूड़े के ढेर में कूद पड़ती हैं। चलिए माँ जी, काम पर लगते हैं। सास बहू मिलकर जोर शोर से कूड़ा चुनने में जुट जाती हैं। तभी सुनंदा की नजर एकाएक कूड़े के ढेर में चमक रही एक टुकड़े पर जाती है। अरे बहू, देख तो जरा, ये किस नागिन का नगीना चमक रहा है। माँ जी, क्यों छोटे से टुकड़े में वक्त जाया कर रही हैं? देखिए, आज कूड़े की गाड़ी सीधे ठेके से आई है, तभी इतने सारे पौवे की खाली बोतलें मिल रही हैं। आज हम सास बहू की हथेली जबरदस्त गर्म होने वाली है। सुनंदा झट से कूड़े के बीच चमक रहे उस टुकड़े को निकाल कर उसे देखकर चीखती है,
अरे माँ जी, कूड़े में कीड़ा देख लिया क्या जो ऐसे गरज रही है? मिल गया, मुझको हीरा मिल गया। किस्मत चमकने दे। अरे बहू देख, मुझे कचरे में हीरा मिला है। दोनों सास बहू हीरे को देखकर फूले नहीं समाते। माँ जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी चील निगाहों की। इतने बड़े कूड़े की खान से हीरे की खोज कर ली। हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है बहू। सास बहू कूड़े में मिले हीरे को बेचकर उनसे मिले पैसे से एक छोटा पक्का मकान का ढांचा तैयार करवा कर वहाँ रहने लगती हैं और हर सवेरे उठकर कूड़ेदान में पड़े बिकने के योग्य चीजों को छांट कर उन्हें भंगार की दुकान पर बेचती हैं। ऐसे ही 6 महीने बीतने को हो जाते हैं। फिर एक रोज, माँ जी, कुल मिलाकर हम सास बहू ने कूड़े के ढेर से इतना पैसा कमाया है, क्यों ना अब हम सास बहू खुद का एक कबाड़ की दुकान खोल दें। हाँ बहू, ये एकदम सही है। दोनों मिलकर अंत में कूड़े बीन कर बटोरे पैसे से सास बहू कचरा निपटारा नाम से एक भंगार की दुकान खोल लेती हैं, जहां आने वाला पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सुखराम होता है। अरे काका, आप जयराम जी की। अरे खुश रहो बिटिया, जरा इस कबाड़ को तोल लो। चिंता न करो भाई जी, मालविका बहू को एकदम सटीक मापदंड का अनुभव है। ये लो काका, कुल मिलाकर 1 टन कबाड़ था, जिसके बनते हैं 1000 रुपए। शुक्रिया भाई साहब, अगर उस रोज आप हम सास बहू को रास्ता ना दिखाते तो आज हम इस दुकान के भीतर नहीं बल्कि उस कूड़े के ढेर में पड़े होते। सारी बात नजरिए की है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक दिन के साथ सास बहू के कबाड़ की दुकान पर अनेकों लोग आकर सास बहू से अपना कबाड़ बेचा करते थे। बहू, हमारे इस कबाड़ की दुकान में भंगार की इतनी भरमार लग गई है कि लात धरने की भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। माँ जी, आज ही हम इस कबाड़ को बड़े व्यापारी से बेच देंगे। वो सास बहू कबाड़ से भरी बोरियों को भंगार खरीदने वाले बड़े से व्यापारी के यहाँ बेच देती हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि कहीं ये कबाड़ का दुकान हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा साबित ना हो, मगर हमें दुगना मुनाफा हासिल हुआ। माँ जी, व्यापार चाहे कोई भी हो, जब तक व्यापारी के भीतर काम को लेकर लगन शामिल नहीं होता, व्यापारी सफल नहीं होता। हम दोनों सास बहू को हमारे कबाड़ के इस कारोबार से बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत हम सास बहू ने महीनों उस कूड़े खत्ते के बीच काम करके काटा था। तो सही कह रही है, उस कूड़े के बीच रखकर और वहीं से उठकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वैसे बहू, क्या तूने सोचा था कि हम सास बहू कूड़ेदान से अपने मकान का सफर तय करेंगे? माँ जी, सोचा तो नहीं, मगर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ लाकर पटक दे। मगर आज उस कूड़ेदान से ही हमने ये पहचान हासिल की है। अंत में हर एक दिन के साथ सास बहू को कबाड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे में ताबड़तोड़ कमाई की बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने बड़े घर बार, खान पान, पहनावा इत्यादि का सपना साकार कर लेती हैं और अंत तक वो अपने कूड़े के बीच के कठिन जीवन यापन को एक पाठ के तौर पर याद रखती हैं। बिलासपुर गांव में रितु अपने पति राज के साथ रहती थी। वो लोग ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। राज इतना कमाता था कि हर रोज उसका घर चल जाता। देखते ही देखते अब रितु प्रेग्नेंट हो जाती है। रितु ये खुशी अपने पति राज को बताना चाहती थी। शाम को राज घर आता है और हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठता है कि तभी रितु वहां आती है और उससे बोलती है, राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और खुशी से रितु को अपनी गोद में उठा लेता है और झूमते हुए उससे बोलता है, रितु, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब हमारी सारी कठिनाई और परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा जी, भला वो कैसी? देखो, अगर हमारा लड़का हुआ तो हमें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर लड़की हुई तो? अरे यार, लड़की का नाम मत लो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतना कहकर राज खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और इस तरह रितु को एक सुंदर सी लड़की हो जाती है। ये बात जब राज को पता चलती है तब वो खुद से बोलता है, हे भगवान, पता नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो सोचा था कि एक लड़का होगा और वो लड़का हमें इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक मनहूस पैदा हो गई। अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इस तरह राज अपनी बेटी मीनू से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो आए दिन अपने काम पर से आता और अपना खाना खाकर सो जाता। वो अपनी पत्नी से बात करता लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं। देखते ही देखते अब 4 साल गुजर जाते हैं।
मीनू 4 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसे अपने पिताजी का प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रितु एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात फिर से वो अपने पति राज को बोलती है। राज, मैं एक बार फिर आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं राज। रितु की ये बात सुनकर राज को खुशी तो होती है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और अपनी पत्नी से बोलता है, रितु ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए, इस बार तुम लड़का ही देना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर रितु कुछ नहीं बोलती और राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राज अब अपनी ड्यूटी करता, वहीं दूसरी तरफ रितु अपनी बेटी मीनू को संभालने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती। ऐसे ही एक बार 9 महीने बीत जाते हैं और इस बार उसे एक बेटा होता है। जब ये बात राज को पता चलती है तो वो फूले नहीं समाता और खुशी से झूम उठता है। वो अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर नाचने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, रितु तुमने मुझे बेटा देकर बहुत खुशी पहुंचाई है, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, आज तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। राज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस राज तुम मीनू को एक पिता का प्यार दे दो। वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो मुझसे हमेशा पूछती है, माँ पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन मैं उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर उसके सवालों को काट देती हूँ। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। रितु ये समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देगा और बेचारी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को पकड़ लेती है। उसी रात जब रितु अपनी बेटी मीनू और अपने बेटे रोहन के साथ सो रही थी, तभी राज उठता है और मीनू को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। मीनू सो रही थी और राज मीनू की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन लड़की एक बोझ होती है। वो घर से पैसा लेकर जाती है, लेकिन बेटा घर में पैसा लेकर आता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकूं और तेरी शादी करवा सकूं, इसलिए आज मैं तुझे खुद से और तेरी माँ से दूर कर रहा हूं। इतना कहकर राज मीनू को एक बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसी सुबह होती है वैसे ही रितु की नजर अपने बच्चों की तरफ जाती है, जहां वो अपनी बेटी मीनू को नहीं देखती और उसको अपने पास न पाकर वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन मीनू उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रोते हुए राज के पास आती है और उससे बोलती है, राज, मेरी बेटी मीनू नहीं मिल रही, तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो रितु, मैं अपनी बेटी मीनू को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तब वो अपनी पत्नी रितु से बोलता है, रितु हमारी बेटी मीनू को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको कोई चुरा कर ले गया है और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर रितु पागल जैसी हो जाती है और रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू कूड़े में बैठकर खेल रही थी कि तभी मीनू के ऊपर एक अमीर इंसान वैभव की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर वो खुद से बोलता है, राम 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 राम, इस बच्चे को कूड़ेदान में किसने फेंका है? पता नहीं कौन इतना बेशरम है कि अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन उसे पालने की औकात नहीं रखी। मैं ऐसा करता हूं, इसको अपने घर ले जाता हूं। इतना कहकर वैभव मीनू को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ये देख कि वैभव 4 साल के बच्चे के साथ आया है, राधा उससे पूछती है, वैभव जी, ये बच्ची किसकी है और ये आपको कहाँ से मिली? वैभव उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, इस बच्ची के माँ बाप ने ही इसको कूड़े में फेंक दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी बेटी है, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस तरह अब राधा मीनू को अच्छी परवरिश देने लगी और इस तरह अब वो 19 साल की हो चुकी थी। मीनू अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगी। मीनू अब एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन गई। वो गांव जाकर और लोगों की मदद करती, तो वहीं दूसरी तरफ रितु की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। ये सब देख राज को बहुत ही दुख हुआ और वो अफसोस करता हुआ खुद से बोलता है, काश मैंने अपनी बेटी को न फेंका होता तो आज मेरी पत्नी इस तरह पागल न होती। रितु पागलों की तरह कर रही थी। वो कभी खुद के बाल नोचती तो कभी इधर से उधर ताली मारते हुए दौड़ती।
राज खुद से बोल ही रहा था कि तभी मीनू की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पिता को पहचान लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राज थोड़ा अचंभित होता है और उससे बोलता है, बेटा तुम कौन हो? पिताजी, मैं वही हूँ जिसको आपने 19 साल पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही टूट जाता है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रितु उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिसके बाद रितु को सब कुछ याद आ जाता है और अब मीनू अपनी असली माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रहने लगती है। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थीं जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो वीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी वीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है, कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला, मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज, पापी, दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मारे से आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या, पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था, सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो?
अजी इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नानघर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी, इसी के लायक था तू। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। सरपंच जी जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहाँ आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी। यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नानघर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। जादुई लहंगा। धानी एक दर्जी थी जो अपने पिता महिपाल के साथ चौबेपुर गांव में रहती थी। लोगों के कपड़े इत्यादि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे गौरी उसके घर आकर कहती है, धानी, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है। इसका सुंदर सा लहंगा सिल दियो, जिसे पहनकर मेरी बिटिया के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत मुबारकबाद काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे जोड़े की सभी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कितनी तो बाल बच्चेदार भी हो चुकी हैं। अब परसों रोज पिंकी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ। ये बोलकर धानी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। धानी बिटिया, आजकल के दौड़ में ब्याह को लेकर 36 चौंचलेबाजियां हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। माँ बचपन में चल बसी, पिता भी निहत्था हो चुका है, ऊपर से तेरा ये पक्का रंग और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा, चलती हूँ। देखा बाबा, बातों ही बातों में गौरी काकी भी मेरे काले रूप को लेकर ताना कस गई।
धानी लहंगा सिलकर कहती है। जब पिंकी इस लाल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनेगी तो कितनी फबेगी। धानी उस लहंगे को तन से लगाए खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी वहां गौरी धमकती हुई रोष में कहती है। अरे ओ काली कमली कुरूपा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को अपने भद्दे शरीर पर डालने की। तो जैसी बदसूरत भिखारन की औकात नहीं इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने चिथड़े ही तेरी असली औकात हैं। गौरी अपनी कटाक्ष कड़वी बातों से धानी के दिल को छलनी करके चल देती है। उस रात धानी रोते बिलखते हुए कहती है। हे सृष्टि के रचयिता, आखिर तूने मुझे ये काला रंग रूप देकर लोगों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनने को भेजा। क्यों हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी की दुल्हन बने, मगर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये मैला कुचला रूप अड़चन बने बैठा है। उसके रोने की सिसकियां बिछौने पर आंख मूंदे पड़े महिपाल के कानों में पड़ते ही वो उठकर कहता है। बेटी, आज के घोर कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और दमड़ी की धौंस है। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। पिता होने के नाते महिपाल बेटी के ब्याह की खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी भरसक कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक भोर उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। धानी हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती। ये है मेरी बेटी धानी। उसका बदसूरत रूप देखकर विमला झटपट उठ खड़ी होकर कहती है। माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। कहाँ मेरा बेटा मैदे जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयला खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और ताने कसेंगे, सो अलग। जय राम जी की। भगवान की खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मगर इस शादी में हमारी कुछ मांगे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। इस ब्याह के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान और एक 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। सौदा मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ। मुझे सब कुछ मंजूर है। पिताजी, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए। गुजरते समय के साथ ब्याह का पड़ाव पास आने लगता है। कल ब्याह का दिन है और अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह की सांझ गांव की औरतें सज धज कर सभी उसके कमरे में दस्तक देती हैं, जहां वो एक बेहद पुरानी साड़ी में सजी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न साज न श्रृंगार। ब्याह के खातिर एक लहंगा भी नहीं सिलवाया क्या? किस गोदड़ी के भीतर से खोज निकाला है ये फटीचर साड़ी। एक तो तू काली सूरत, ऊपर से ये कत्थई रंग की भद्दी साड़ी। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपना रास्ते नाप लेती हैं। धानी झटपट से मशीन पर बैठकर बचे खुचे कुतरन के टुकड़ों को जोड़कर एक लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। मगर अपने लहंगे को देख धानी निराश मन से रोते हुए कहती है। माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल का हाल समझ सके। मेरे पास एक ढंग का लहंगा तक नहीं, न लड़के वालों की मांग पूरी करने की खातिर एक खोटा सिक्का। एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना अधूरी होती है। धानी अपने लहंगे को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आंसू की कुछ बूंदें लहंगे पर पड़ते ही उसका लहंगा चमचमाते हुए जादुई लहंगे में बदल जाता है। मेरे तन पर फीका उदास लहंगा था, फिर ये चमचमाते लहंगे में कैसे बदल गया? धानी अपनी जादुई लहंगे को देखकर फूले नहीं समाती और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है। ये लहंगा तो वाकई में बेहद खूबसूरत है, मगर ये लहंगा भी मेरे काले भद्दे रूप की छवि को खुद में नहीं समा पा रहा। काश कि मेरा रूप भी इस लहंगे जितना अद्भुत होता। धानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के भीतर से एक रोशनी उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है, जिसके बाद उसकी कुरूपता जन्मजात बच्चे सी कोमल और सुंदर हो जाती है। क्या ये मेरा ही रूप है? मैं इतनी सुंदर कैसे हुई? एकाएक धानी की नजर जादुई लहंगे पर आ रुकती है। इस लहंगे की चमक और जादुई काम इसको सजीव बना रहा है। क्या मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? धानी जादुई लहंगे से मांग करती हुई उसे एक टक निहारने लगती है। ए मेरी जादुई लहंगी, क्या तुम मुझे श्रृंगार का साथ सामान दे सकती हो? अगले ही पल धानी के आईना श्रृंगार के सामान से भर जाता है। तभी अंत में वहाँ महिपाल आता है। क्या बात है पिताजी, आपका मन इतना बोझिल क्यों दिखाई पड़ रहा है?
मैंने सरपंच से लेकर सभी ऊंचे जमींदारों तक का दरवाजा खटखटाया बेटा, मगर कहीं से भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। डर है कि आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। पिताजी, बारात के आने का वक्त है, उनकी सारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मगर बारात में कुछ ही पल की देरी है। ये मेरी जादुई लहंगे, मुझे तुमसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। दुल्हन के लिबास में बदली धानी का जादुई लहंगा उत्कर्ष प्रकट करता है। लहंगे के क्यारियों में लगे गोटों के भीतर से अनेकों हीरे झड़ने लगते हैं, जिसे देख महिपाल स्तब्ध रह जाता है। धानी उन हीरों को चुनकर अपने पिता को थमाते हुए कहती है, पिताजी, इन सभी हीरो को ले जाकर जौहरी के हाथों सौदा कराइए। जादुई लहंगे के हीरो को बेचकर। धन्य भाग्य है मेरे, जो तुझ जैसी बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिला मुझको। आज तूने इस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। दोनों बाप बेटी प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे कि तभी शहनाइयों की गूंज पूरे गांव में मचने के साथ बारात उनके चौखट पर दस्तक देती है। पूरे गांव की नजर धानी के लहंगे और उस पर ही टिकी हुई थी। ये एकाएक अमावस की काली अंधेरी बेला पूनम के चांद में कैसे ढल गई? मेरी नजर तो दहेज की सामान पर ही गड़ी है। जरूर महिपाल ने अच्छा माल पानी दबाया हुआ था, तभी तो इतने धूमधाम से ब्याह रचावत है बिटिया का। धानी का ये लहंगा एकदम जिन्न के जादू जैसा लग रहा है। कितनी चमक दमक है उसके लहंगे में, देखकर जी मचल रहा है मेरा। ऐसा भी कौन सा उटन का रंग चढ़ गया है मेरी बहुरानी पर, जो इसका चाय पत्ती जैसा काला रूप एकाएक दूधिया रंग में बदल गया, और हमारी मांग से बढ़ चढ़कर सामान भी मिल रहा है। लल्ला, कहीं ये बाप बेटी जादूगर तो नहीं? माँ, तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? ब्याह में शामिल सभी अतिथि अपने अलग अलग राय को जाहिर कर रहे थे और मंडप के बीच घूंघट में बैठी धानी अंत में कहती है, शुक्रिया मेरी जादुई लहंगी, तुम्हारे चमत्कार से ही मेरा रूप निखरा सवरा है। आज मेरे ब्याह और बारात के सपने को साकार करने का श्रेय मैं केवल तुम्हें देती हूँ। तो दोस्तों, जादुई लहंगी की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। चुड़ैल के पेट में आम का पेड़। आई, अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरे पेट में क्या हो गया है? शुभम जी जरा देखो तो सही, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं, जरा देखो मेरे पेट की तरफ, एकदम फुटबॉल की तरह हो गया है। एक रात में आखिर इसे क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो बहुत अजीब है। चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। शुभम कुसुमा को ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही कुसुमा ऑटो में बैठती है, उसके पेट से पेड़ की टहनियां बाहर निकलने लगती हैं। बचाओ शुभम जी, मुझे बचा लो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शुभम कुसुमा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, डॉक्टर उसकी हालत को देखकर तुरंत उसका ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में ले जाने लगते हैं। देखिए, इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। सभी डॉक्टर मिलकर कुसुमा का ऑपरेशन करने लगते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहता है, जिसके बाद पूरे 17 घंटों के बाद डॉक्टर शुभम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए, हमसे जो बना हमने वो किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शुभम फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपनी पत्नी कुसुमा की डेड बॉडी के पास जाता है। कुसुमा, अरे कुसुमा, उठो कुसुमा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो ना कुसुमा। हे ऊपर वाले, एक ही रात में ये तूने क्या कर दिया? आखिर मेरी पत्नी को ये क्या हो गया? शुभम कुसुमा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है और उसकी बॉडी को जंगल के अंदर दफना देता है और रोता हुआ वहां से वापस अपने घर लौट आता है। कुछ समय पहले एक अंधेरगढ़ नामक गांव में एक कुसुमा नाम की लड़की अपने पति शुभम के साथ रहती थी। एक रोज की बात है। अरे कुसुमा, कहां पर हो? अरे जल्दी से मेरा लंच मुझे दे दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो अभी तक? अजी लंच तो ले लो, लेकिन शाम को घर लौटते समय मेरे लिए आम जरूर लेके आना। अरे यार कुसुमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अभी कोई आम का सीजन चल रहा है क्या, जो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊं? मैं कुछ नहीं जानती, शाम को अगर आम नहीं लेकर आए तो मैं आपका खाना भी नहीं दूंगी, याद रखना मेरी बात। अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो?
मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए आम लेता आऊंगा। अब तो ठीक है ना? ये सुनकर कुसुमा खुश हो जाती है, जिसके बाद शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही रात को ऑफिस के बाद शुभम घर पर आता है, कुसुमा उसके हाथों से आम ले लेती है और उन्हें खाने लगती है, जिसे देखकर शुभम उससे कहता है, अरे यार तुम कैसी औरत हो, पति काम करके थका हारा घर पर लौट कर आया है, तुम्हें तो बस आम खाने से मतलब है। अजय तुम मुझे आम खाने दो, चिंता तो मैं तुम्हारी बाद में भी कर लूंगी, लेकिन आम खाने का जो मजा है पहले वो तो ले लूं। ऐसा कहकर वो आम खाने लगती है और कुछ ही देर बाद जब सारे आम खत्म हो जाते हैं, वो अपने पति शुभम को खाना परोस देती है। ये लो माय स्वीट हस्बैंड, अब खाना खा लो। शुभम बिना कुछ कहे ही चुपचाप खाना खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही शुभम हर रोज कुसुमा के लिए रात के समय आम ले आया करता था। एक दिन की बात है, शुभम ऑफिस के बाद जंगल के रास्ते से घर की तरफ लौट रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? आज तो कहीं भी कुसुमा के लिए आम नहीं मिले। अगर आम नहीं लेकर गया तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तभी शुभम को जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! अगर इन्हें तोड़कर कुसुमा को दे दूं तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। शुभम उस पेड़ से पत्थर मारकर 2-3 आम तोड़ देता है और उन्हें अपने बैग में रखकर घर ले आता है। लेकिन वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो एक भूतिया आम का पेड़ था। कुसुमा उस पेड़ के आम खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह कुसुमा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है और उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शुभम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन इलाज के बाद भी कुसुमा बच नहीं पाती, जिसके बाद कुसुमा की कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ उग जाता है, जो सीधा कुसुमा के पेट से निकलता है। तभी उस पेड़ में से कुसुमा की भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। एक आम खाते ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई, अब मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी समय अपना एक इंसानी रूप बदल लेती है, जिसके सिर पर एक आम की टोकरी रखी होती है, जिन्हें बेचने के लिए वो गांव में पहुंच जाती है। आम ले लो, आम ताजे ताजे रसीले आम। अरे इतने रसीले आम तुमने कभी नहीं देखे होंगे साहब, एक बार चख कर तो देखो मेरे आम। चुड़ैल की टोकरी में इतने सारे पीले पीले बड़े बड़े आम को देखकर गांव के सभी लोग उससे आम खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे बेटी ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम इतने स्वादिष्ट आम लेकर कहाँ से आई? ये तो मेरे ही पेड़ के आम हैं, खाओ खाओ शौक से खाओ। गांव के सभी लोग चुड़ैल से आम ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी आमों को बेचकर वापस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा जब गांव के सभी लोग मेरे इस पेड़ के आम खाएंगे। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने आम के पेड़ में समा जाती है, लेकिन ये सब जंगल में एक भल्लू नाम का आदमी देख लेता है। अरे ये क्या, इस जंगल के अंदर ये भयानक चुड़ैल कहां से आई? लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे तो कुछ करना ही होगा। इतना कहकर भल्लू वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं आधी रात के समय जिन जिन लोगों ने चुड़ैल से आम खरीदे होते हैं, वो अपने आप चुड़ैल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनके आते ही चुड़ैल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को खाने ही वाली थी कि इतने में वहां भल्लू एक बहुत ही शक्तिशाली भैरव बाबा को ले आता है, जिसके बाद भैरव चुड़ैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? देख चुड़ैल, जो तू ये कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जा और लौट कर कभी मत आइयो। तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं नहीं जाऊंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू पढ़ ले। चुड़ैल भैरव बाबा की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव बाबा उसको काबू में करने के लिए अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं और देखते ही देखते उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा वहां से मुक्त हो जाती है और जंगल से वो आम का पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है।